नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गैर कानूनी टैक्स नाफिज करने के खिलाफ गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का एहतजाज। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में बुनियादी तालीम तक हासिल करने के लिए तरसते बच्चे। और जम्मू कश्मीर में बेहद खास साबित हो रहा है सयाहती सीजन। 7 दहाइयों से भी ज्यादा अरसे से पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान का एक कॉलोनी की तरह इस्तेहसाल करता रहा है। इसके लिए मकामी लोगों पर नित नए कानून थोपता आया है। इसमें कुछ तो लोगों की आजादी को दबाने के लिए पेश किया जाता है, तो कुछ मकामी तिजारत व कारोबार को बर्बाद करने के लिए लोगों पर मुसल्लत किया जाता है। गिलगित बल्तिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी बिल 2022 भी इसी फहरिस्त में एक काला कानून है, जो हुकूमत को अपनी गरीब आवाम पर 100 से ज्यादा मसनूआत पर टैक्स वसूल करने की सहूलत दे रहा है। हुक्मरानों के इस मनमाने टैक्स कानून के खिलाफ गिलगित बल्तिस्तान के सभी अजला में शटर डाउन हड़ताल के जरिए मुखालफत का इजहार किया गया। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पाकिस्तान की जानिब से बढ़ते जा रहे जुल्म सितम और नारवा सलूक से आजिज आ चुके हैं। यहाँ पर लोगों के आगे बिजली पानी की अदम दस्तयाबी, महंगाई और कदम कदम पर बढ़ता जा रहा इम्तियाजी सलूक पहले से ही क्या कम था, जो अब पाकिस्तान की कठपुतली हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी बिल 2022 के नाम से एक और काला कानून अवाम पर मुसल्लत करने की तैयारी पूरी कर ली है, जिसके खिलाफ शटर डाउन स्ट्राइक कॉल के जवाब में लोगों ने पूरे गिलगित बल्तिस्तान के तमाम तर दुकानों बाजारों को बंद कर दिया। हमने एक अलमती शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया था, लेकिन हमारे ताजिरों ने मुकम्मल ही शटर डाउन हड़ताल करके हमारी मौकूफ की हिमायत की। हमारा मौकूफ यह था कि ये गिलगित बल्तिस्तान गैर आईनी गैर कानूनी जो टैक्स लागू कर रहे हैं, इसके खिलाफ हमने हड़ताल का ऐलान किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी इस तरह हमारे ऊपर ये जो टैक्स लागू करने की कोशिश की थी, हमने भरपूर मुज़म्मत की और उसको खत्म कराया और पाकिस्तान ने उसे खत्म कराया। अब ये गिलगित बल्तिस्तान टैक्स फ्री जोन है और ये मुतनाज़ा इलाका है, इसमें ये कानूनी तौर पर ये टैक्स नहीं लगा सकते। गिलगित बल्तिस्तान के इन नाराज अवाम का मानना है कि भले ही ऐवानों में बैठे हुक्मरान इस काले कानून को आमदनी बढ़ाने के बेहतरीन जरिए का नाम दे रहे हों, लेकिन असल में ये इनका बिछाया हुआ ऐसा शिकंजा है जिसमें फंसाकर लोगों की गाढ़ी कमाई को अपने खजाने में भर लिया जाएगा। शायद यही वजह है कि गिलगित शहर में मनमाने टैक्स की मुखालिफत में दी गई बंद की कॉल पर न सिर्फ गिलगित बल्कि हुंजा, नगर, गिजर, दियामर, अस्तूर, गांचे और खरमंग के अवाम भी मुत्तहिद दिखाई दिए। इनके शाना बशाना अंजुमने ताजिरान, ट्रेडर्स बॉडीज और होटल एसोसिएशंस के रजाकारों ने एहतजाजी मुजाहिरे किए। ये मतलब जो हड़ताल होगी है, इस बारे में मतलब ये है कि सारी दुकानदार बंद हैं। इसके हवाले से हम इसके साथ भरपूर इत्तेफाक करते हैं। ये टैक्स के हवाले से पसमानदा इलाका है, इसमें मतलब टैक्स नहीं होना चाहिए, टैक्स फ्री होना चाहिए। यहाँ पे मतलब ये बहुत ज्यादती हो रही है इनके साथ, जो हुकूक है वो नहीं मिल रहे। जब हुकूक मिल जाएंगे तो बंदा टैक्स भी दे दे, लेकिन ये टैक्स के लिए जो है ना बिल्कुल नाजायज़ है कि ये लोग टैक्स दे रहे। हम जो हड़ताल किया हुआ है, हम इसके साथ हिमायत का ऐलान करते हैं कि ये टैक्स मतलब ये है कि फ्री हो जाए। गिलगित बल्तिस्तान में दूर दराज इलाकों में बमुश्किल चलने वाली दुकानों की क्या बात करें। यहाँ तो गिलगित शहर के अहम तरीन बिजी पॉइंट्स पर बिजनेस करने वाले लोग भी बड़ी तकलीफों से गुजर बसर कर रहे हैं। हुकूमत की बेहिसी के चलते ये लोग जिंदगी की रोजमर्रा जरूरियात को पूरा करने के लिए बुरी तरह से जूझ रहे थे। ऐसे में गिलगित बल्तिस्तान का रेवेन्यू बिल अवाम की कमर तोड़ने वाला माना जा रहा है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि इस काले कानून के जरिए तकरीबन 135 आइटम्स पर नए टैक्स लगाए गए, जो इन लोगों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। अब
अब हमें पता है कि ये ताजिर 10 ताजिर एक मकान के अंदर रहते हैं, इनके पास वो खाने के लिए ये पैसे भी नहीं, वो सब मिल के एक देगचे में 10 बंदे पकाते हैं और ये किराया पूरा नहीं हो रहा है महीने क्या करते। इसलिए गिलगित बाल्टिस्तान ये इलाका जो है इतना पासबंदा इलाका है, यहाँ पे एक आटे का तोड़ा जो सब्सिडी मिलता है उसमें पूरा दिन जो है ना लोग लाइनों में लगते हैं और लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं। गिलगित बाल्टिस्तान में जो बजट है वो तो नालालई के बराबर भी नहीं है, नालालई की सफाई के बराबर बजट नहीं आते और कह रहे हैं कि यार हम इनको एहसान कर रहे हैं। यार कौन सा एहसान कर रहे हो? पूरे पाकिस्तान में मेट्रो पे सब्सिडी है, सब जगहों में सब्सिडी है और गिलगित बाल्टिस्तान में कुछ भी नहीं। कुदरती दौलत से मालामाल गिलगित बल्तिस्तान में ऐसी बेशुमार खूबियां हैं जिसके बलबूते पर उसे तरक्की याफ्ता इलाकों में शामिल किया जा सके, लेकिन ये पाकिस्तान ही है जिसकी वजह से 7 दहाइयों से ज्यादा वक्त से ये इलाका पिछड़ा हुआ है। पाकिस्तान के हुक्मरानों की लालच और बदउनवानियों का ही नतीजा है कि यहाँ पर लोगों को सब्सिडी का गंदम खरीदने के लिए घंटों घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। जदीद तरीन दौर में भी यहाँ पर लोगों को तवील वक्त तक बिजली की कटौती का सामना करना पड़ता है। ऐसे में पसमानदगी में दिन गुजार रहे लोगों से टैक्स की सूरत में पैसे ऐंठने की पाकिस्तान की ये चाल किसी भी सूरत में जायज नहीं कही जा सकती। यहाँ पे जो है ना 20 घंटे लोड शेडिंग हो रहा है, कारोबार जो है ना खत्म है। सिर्फ ये 2-3 महीने जो सियार है उनका थोड़ा सा कारोबार हो रहा है, उसके बाद यहाँ बिजली नहीं होती और हमारे दर्जी है, मोबाइल है, वर्कशॉप वाले है, सारे जो है ना बिजली पे मुनासर है। आप कोशिश करें बिजली दे दे, बिजली है ही नहीं। अब गैस का ये एक मंसूबा बनाए, ये भी जो है ना सिर्फ कमीशन खाने के लिए। ये जो तरक्याती काम है ये बड़ा इनाम होती है, बजट आता है और दिल्ली का 2 किलोमीटर जो इलाका है ये तकरीबन 72 सालों से इसी तरह है। गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को सहूलियात देने के नाम पर हुक्मरानों ने हमेशा सुस्ती भरा रवैया ही इख्तियार किया है, लेकिन गयूर आवाम से कैसे और किस तरह से पैसे की लूट खसोट करनी है या फिर अपनी लूट को कानूनी जामा पहनाना है, तो खित्ते में इसी तरह के हरबे पहले भी अमल में लाए जाते रहे हैं। फिलहाल तो मकामी आवाम ने हंगामा खेज एहतजाज के जरिए हुकूमत के काले मंसूबों को फेल करने की पुरजोर कोशिश की है, लेकिन क्या वे इसे मुकम्मल तौर पर रद्द करा पाएंगे? इसका जवाब तो आने वाले वक्त में ही मिलेगा। गिलगित बल्तिस्तान में नए काले कानून का असर सब पे आएगा, चाहे वो ताजिर हो या फिर आम जनता। बहरहाल अब चलते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ सियाहत मईशत की रीढ़ मानी जाती है और ऐसा हो भी क्यों ना। आखिर यहाँ के लाखों लोगों का रोजगार बिलवास्ता या बिला वास्ता इस पेशे से मुंसलिक है। ऐसे में बढ़िया सियाहती सीजन आवाम के एक बड़े तबके के लिए किसी खास सौगात या नेमत से कम नहीं होता। वादी में तो खासतौर से आवाम का बड़ा तबका इससे वाबस्ता है। श्रीनगर में चाहे हाउस बोट वाले हों, शिकारे वाले, रेहड़ी पटरी वाले, होटल ढाबे वाले, इन सभी की रोजी रोटी खासतौर से सयाहों की आमद पर मुनहसर है। ऐसे में मौजूदा साल जबकि सयाहों की आमद ने करोड़ों का आंकड़ा पार कर लिया है, इस बार का सयाहती सीजन बेहद खास साबित हुआ है। अभी साल खत्म होने में 2 महीने से ज्यादा का वक्त बाकी है, तो ऐसे में ये अददुशुमार यकीनी तौर पर और बढ़ेगा। वादी में चाहे मौसम बहार का हो या फिर खिजा का, गर्मी का हो या सर्दी का, साल के 12 महीनों सयाहों का तांता लगा ही रहता है, जो कि कुदरत के बेपनाह हुस्न का दीदार करने, एडवेंचर स्पोर्ट्स का तजर्बा करने, बेहतर खाने का जायका लेने यहाँ आते हैं। कुदरत की आगोश में फुर्सत के पल बिताना हो तो वादी कश्मीर से बेहतर ऑप्शन भला और क्या हो सकता है, जहाँ पर गुजारा गया एक एक लम्हा सयाहों के लिए ताजगी भरा एहसास होता है। वाकई ये धरती का स्वर्ग माना जाता है और वाकई ये है, इसमें नो डाउट, इसमें कहीं कहने की कोई बात ही नहीं है। ये वाकई स्वर्ग है और यहाँ के लोग भी बहुत प्यारे हैं। बातों से, इनकी बातों में ऐसा कुछ नहीं है कि लोग जो घबराते हैं, डरते हैं यहाँ आने से, ऐसा कोई डर नहीं है। यहाँ के लोग बहुत प्यारे, बहुत मीठी आवाज है।
एक तवील मुद्दत से पूरी वादी, खास तौर पर श्रीनगर, यहाँ आने वाले सयाहों का सबसे पसंदीदा मकाम रहा है। आम तौर पर वादी में फ्लाइट से आने वाले सयाहों के एंट्री पॉइंट श्रीनगर में मुगलिया दौर के हसीन बागात, चश्मे शाही, जबरवन की पहाड़ियाँ, डल झील, शंकराचार्य मंदिर जैसे पुरकशिश सयाहती मकामात तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा भी जहाँ नजर डालो कोई खुशनुमा दिलकश नजारा जैसे आपके ही दीदार का इंतजार कर रहा होता है। ब्यूटी बहुत ज्यादा है, लोग भी बहुत स्वीट हैं, बहुत अच्छे हैं। अभी तक जितने लोगों से मिले हैं बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के भी, और मतलब बहुत अच्छा इन्वायरमेंट भी है यहाँ का, अच्छा लगा। अब यही इन लोगों का रोजगार है तो रोजगार भी अच्छा मिलता है इन लोगों को। अब पर्यटक नहीं आएंगे तो इनका रोजगार ही नहीं चलेगा, तो आना चाहिए। इससे दो बेनिफिट होता है, इन लोगों की रोजी रोटी भी चलती है और लोगों का एंटरटेनमेंट भी होता है, घूमते भी हैं, अच्छी जगह भी है, तो इसलिए आना जरूरी है। आलमी वबा कोरोना की वजह से कुछ वक्त सयाहती सीजन के लिहाज से अच्छा नहीं रहा था, लेकिन रवां साल सयाहों ने इतनी बड़ी तादाद में एंट्री मारी कि अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट गए और घाटे की कुछ महीनों में ही भरपाई हो गई। रिकॉर्ड तोड़ बुकिंग से होटल्स, गेस्ट हाउसेज, हाउस बोट्स सभी फुल नजर आने लगे। फेस्टिवल सीजन की वजह से अब थोड़ी कमी आई है, लेकिन इसके बाद मौसम सरमा शुरू होने वाला है और इसके लिए हजारों लाखों लोगों ने अपनी एडवांस बुकिंग पहले से ही करा रखी है। मुझे लगता है 75% रोजगार टूरिज्म पर है, और बाकी फ्रूट पर और दूसरे बाकी इसमें 25% है, मगर 75% टूरिज्म हर एक के लिए है। चाहे गुलमर्ग हो, पहलगाम हो, सोनमर्ग हो, किसी भी जगह, जम्मू से लेके पूरा जम्मू कश्मीर को सब ने अच्छा काम किया है। चाहे शिकारा वाला हो, हाउस बोट वाला हो, टैक्सी वाला हो, रिक्शा वाला हो, सब ने काम अच्छा किया। सयाहों की बढ़ती आमद का जिक्र वजीर दाखिला अमित शाह ने भी किया था। इसका क्रेडिट बेहतर हिफाजती इंतजामात को जाता है, जिसने अवाम को भरोसा दिया है कि जम्मू कश्मीर पूरी तरह महफूज है। सयाहों की बढ़ती तादाद का खूब फायदा इस शोबे से वाबस्ता अफराद को हुआ है। ऐसे में सयाहों की आमद से ये लोग बेहद खुश हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में भी इसी तरह अच्छा मुनाफा कमाते रहेंगे। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। सिंह सेरिंग ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान में गैर कानूनी तरीके से जमीन हथियाने के बढ़ते मामलात पर अक़वाम मुत्तहिदा और UNHRC को फौरन तवज्जो देने की जरूरत है। हुकूमत जमीन के असल मालिकों को ही जेल में बंद कर रही है। जमील नागरी ने ट्वीट किया है कि दयामर के बुनार दास इलाके में घर की छत गिर जाने से एक ही कुनबे के 9 अफराद मारे गए। इसमें एक मां और उसके 8 बच्चे शामिल थे। मोहम्मद जुनैद हैदर ने ट्वीट किया है कि 8 अक्टूबर 2005 को सुबह 8:50 पर पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में हौलनाक जलजला आया था। इसका सेंटर मुजफ्फराबाद के पास था। खैबर के बालाकोट इलाके को भी बुरी तरह अपनी जद में लिया था। इंफॉर्मेशन एंड PR बड़गाम ने ट्वीट किया है कि जम्मू कश्मीर तरक्की कर रहा है। बड़गाम के डिप्टी कमिश्नर ने सभी महकमों के अहलकारों के साथ रिव्यू मीटिंग की। उन्होंने वक्त पर काम मुकम्मल करने पर जोर दिया। न्यू एज कश्मीर ने ट्वीट किया है कि किताबें पढ़ने का कल्चर दोबारा शुरू करने के लिए इनकरेज करने के मकसद से बड़गाम के इस नौजवान ने लाइब्रेरी खोलने का फैसला किया। श्रीनगर गर्ल ने बहुत दिलकश मंजर की तस्वीर के साथ ट्वीट किया है कि 16,780 फीट पर वाक़ई हरमुख माउंटेन का गंगबल लेक से खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा है। आइए अब एक नजर डालते हैं हालिया रोज पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स में नश्र की जा रही झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है।
آزاد کشمیر کے حق میں گونجنے والی ایک اور توانا آواز کو خاموش کر دیا گیا۔ بھارتی حراست میں طویل عرصے تک قید و بند کا شکار کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما الطاف احمد شاہ جام شہادت نوش کر گئے۔ سیکشن میں سب سے پہلے پی ٹی وی کی اس خبر پر نظر ڈالتے ہیں جس میں الگاووادی حریت رہنما الطاف شاہ کی بیماریوں کے چلتے ہوئی نیچرل ڈیتھ کو بھی پاکستان کے فائدے کے لیے بھارتی حفاظتی عملے کی بربریت کا نام دیا جا رہا ہے۔ ایک طویل وقت سے بیماریوں سے جوجھ رہے الطاف شاہ کو ہر موقع پر بڑی ہی ذمہ داری کے ساتھ علاج و معالجے کی سہولیات دی گئی تھی۔ اس سمت میں تہاڑ جیل انتظامیہ کی جانب سے دوسرے قیدیوں کی طرح ہی الطاف شاہ کا موقع موقع پر ایمس میں علاج کروایا گیا تھا، لیکن پاکستان کی بولی بولنے والے پی ٹی وی کو شاید بھارتی حکومت کی جانب سے سبھی لوگوں کے لیے کیے جانے والے ذمہ داری بھرے ایسے اقدامات نظر ہی نہیں آتے ہیں۔ اسے تو بس ان باتوں کو طول دینا ہے جس کی ضرورت بھی نہیں رہتی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے۔ قابض فورسز نے ضلع اسلام آباد میں مزید 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ پاکستان اور دہشت گردی ہمیشہ سے ہی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور اس گٹھ بندھن کو اور مضبوط بنانے میں پاکستان کی نیوز میڈیا کا بڑا ہی اہم ترین کردار رہا ہے۔ اس کی مثال پی ٹی وی کی خبروں سے مل رہی ہے۔ پی ٹی وی کی ایک خبر کے مطابق بھارتی حفاظتی عملے نے اننت ناگ کے تنگ پاوا علاقے میں 2 نوجوانوں کو مار دیا، جبکہ حقیقت میں پی ٹی وی جنہیں معصوم نوجوان قرار دے رہا ہے ان کا تعلق لشکر طیبہ نامی دہشت گرد تنظیم سے تھا اور وہ جموں کشمیر میں مختلف دہشت گردانہ واقعات میں ملوث تھے۔ ایسے میں بڑا سوال یہی ہے کہ پاکستان کی میڈیا کب اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے دہشت گردی کی پشت پناہی کے پاکستانی رول کو سب کے سامنے اجاگر کرے گی۔ پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں عوام بچپن سے لے کر جوانی تک تعلیم جیسے بنیادی حق سے محروم رکھے جاتے ہیں، کیونکہ پاکستان کو ان کے محجب اور روشن خیال بن جانے کا خدشہ رہتا ہے۔ تعلیم کو لے کر پاکستان کی پالیسی ہی ایسی رہی ہے کہ بچوں کو تعلیم نہ دے کر انہیں اس سے دور رکھا جاتا ہے، اور ایسا آج سے نہیں بلکہ جس دن سے پاکستان نے یہاں غیر آئینی قبضہ کیا تب سے لے کر آج تک وہ مقامی باشندوں کے مستقبل سے ایسے ہی کھیلتا آیا ہے۔ اس کا علم تب ہوتا ہے جب یہاں کے بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کرنے کا جذبہ ہونے کے باوجود یا تو پڑھائی سے محروم رہ جاتے ہیں یا پھر بے پناہ مصیبتیں سہتے ہوئے کسی طرح ٹوٹی پھوٹی تعلیم حاصل کرنے میں کامیاب رہتے ہیں۔ کوٹلی میں مسجد کے ہال کے نیچے بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتی یہ بچیاں ثبوت ہیں پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں تعلیم سے متعلق سہولیات کی عدم دستیابی کا۔ 7 دہائیوں سے یہاں کے عوام کا ہر سطح پر استحصال کر رہا پاکستان آج تک انہیں ایک سکول نہیں دے سکا جس کے نیچے موسم کی تپش اور سردی سے بچ کر بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کر سکیں۔ پاکستان کی اور سے اس خطے میں بسائے جانے والا طبقہ تو اپنے بچوں کو پرائیویٹ سکول میں داخلہ کرا لیتا ہے جہاں بنیادی ڈھانچے کے ساتھ ساتھ ہر سہولیات دی جاتی ہے، لیکن بیشتر مقامی اپنے اور اپنے بچوں کی پھوٹی قسمت کا رونا روتے رہ جاتے ہیں۔ ہمارے اسکول میں نہ بلڈنگ ہے، ہمارے اسکول میں واش روم نہیں ہے، فرنیچر نہیں ہے، بیٹھنے کے لیے ہمیں فرنیچر دیا جائے۔ یہاں تقریباً 25 سال سے یہ اسکول منظور ہے، یہاں ٹیچریں بھی ہیں، بچے ہمارے کافی تعداد میں بچے ہیں، لیکن بلڈنگ نہیں ہے۔ یہاں نیچے بچیاں بیٹھتی ہیں، بالکل بے سہارا ہیں۔ تو ہم یہی حکومت سے ریکویسٹ کرتے ہیں، صاحب اقتدار لوگوں سے ہم یہ التماس کرتے ہیں کہ خدا را ہمارے حال پر نظر ثانی کی جائے، ہمارے بچوں کے لیے بلڈنگ کا اہتمام کیا جائے، فرنیچر کا اہتمام کیا جائے۔ حیرانی ہوتی ہے کہ ان حالات میں ایسے بچے بنا کسی گلا شکوا کے نکل پڑتے ہیں اسکول کے لیے۔ ایسے اسکولوں میں تعلیم حاصل کرنے آ بیٹھتے ہیں کھلے آسمان کے نیچے۔ یہ بچے اس لیے کوئی شکوہ نہیں کرتے کیونکہ انہوں نے سبھی سہولیت سے لیس اسکول دیکھی ہی نہیں۔ انہیں اس بات کا تصور بھی نہیں کہ ایک جدید اسکول ہوتا کیسا ہے۔ تو کیا ایسے افسران کو برسوں سے ان حالات میں تعلیم حاصل کرتے بچوں اور ان کے مشکلوں کا علم نہیں ہے؟ جی ہاں جناب، بالکل ہے، لیکن زیادہ تر پاکستان سے آئے ایسے افسر کو تو رکھا ہی اس لیے گیا ہے کہ ان بچوں کو معلوم نہ ہو کہ تعلیم کا بنیادی ڈھانچہ کیسا ہوتا ہے۔ ان میں
किस तरह की सहूलियात होती हैं। बदकिस्मती से यहाँ जितनी भी हुकूमतें आई हैं उन्होंने इस मुल्क को लूटा ही है, बल्कि इसने कुछ भी नहीं दिया है। हमने बार बार दफ्तरों के चक्कर लगाए। ये 1998 में जब पीस पार्टी की हुकूमत थी तो ये स्कूल जो है ना बच्चियों का, उस वक्त तो उन्होंने हमें दिया। उसके बाद जो हमारे मेंबर असेंबली थे उनका काम था इसकी बिल्डिंग बनवाना या इसके लिए जो है ना फर्नीचर का बंदोबस्त करना। ये क्योंकि हुकूमतों का काम होता है, किसी अवामी आदमी का यही होता है कि किसी के पास शिकायत लेके जानी, दफ्तर में जानी या किसी अपने लीडर के पास लेके जानी। तो उम्मीद है अभी इंशाअल्लाह ये जो हमारे एमएलए यहाँ आए ये इस मसाइल को कम करेंगे। इन बच्चों के वालिदैन और मकामी बाशिंदों को इस बात का इल्म जरूर है कि स्कूल होता क्या है, लेकिन साथ ही उन्हें इस बात का भी इल्म है कि उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी यही सब कुछ तो देखा है। मकामी अपने बच्चे को ये बताने से गुरेज करते हैं कि दुनिया आज कहां से कहां पहुंच गई, क्योंकि तब बच्चे कहीं अभी से ही एहसास महरूमी का शिकार न हो जाएं। यहाँ बदतर स्कूली निजाम और पॉलिसियों का ही नतीजा है कि स्कूल में पानी, बिजली और दूसरी सहूलियात की बात छोड़ दें तो यहाँ तक पहुँचना भी एक चैलेंज से कम नहीं है। इलाके की सड़क इतनी खराब है कि इन रास्तों पर चलकर यहाँ आना भी बेहद मुश्किल भरा है। ये कच्ची रोड है, यहाँ पैदल बंदा नहीं चल सकता। हम कोई गाड़ी वगैरह लाते भी हैं तो या तो उसके टायर पंचर हो जाते हैं या गाड़ी तबाह हो जाती है। दूसरा इशू ये है कि रोड न होने की वजह से हमें इतने मसाइल हैं। अगर कोई हमारा बंदा बीमार हो जाए, मरीज हो जाए, तो हम बड़ी मुश्किल से उसे बाजार तक चरपहियों पर लेकर जाते हैं। और पहले वक्त में ये होता था कि लोग चरपहियाँ उठा लेते थे। अब तो बड़ा मुश्किल वक्त आ गया, जदीद दौर है, इंटरनेट का दौर है, जदीद साइंसी दौर है। अब वो कहाँ बातें रही हैं, लेकिन हमारे लिए बड़ी मुश्किलात हैं। अगर किसी बेचारे को हार्ट अटैक हो जाए तो अल्लाह ना करे वो रास्ते में ही रहता है। तो इस तरह की हमारी बेशुमार जो है ना चीज़ें हैं। स्कूल और तालीम को लेकर कैसा लचर रवैया रखा जाता है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रावलाकोट, पुंछ, मीरपुर जैसे शहरों की तमाम स्कूली इमारतें 2005 के जलजले का शिकार हुई थीं। लेकिन अफसोस कि आज 17 साल होने को आए, लेकिन यहाँ मरम्मत का काम नहीं हो सका। तालीम के लिए बजट में करोड़ों रुपए अलॉट करने के दावों के बावजूद स्कूलों की इमारत तक का पता नहीं। दरअसल ये सोची समझी साजिश है यहाँ के लोगों को नाख्वानदा बनाने की, जानबूझकर तालीम की राह मुश्किल भरी करने की, जिससे बच्चे पढ़ना लिखना छोड़ दें। न वो पढ़ लिख कर समझदार बनेंगे और न ही अपने ऊपर हो रहे जुल्म सितम और ना इंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने की हिमाकत दिखाएंगे, क्योंकि तालीम सिर्फ बेहतर मुस्तकबिल के दरवाजे ही नहीं खोलती है, बल्कि नाइंसाफी से लड़ने का हौसला भी देती है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में ये पूरी नस्ल का मुस्तकबिल तबाह करने की साजिश है। बहरहाल एक बार फिर चलते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ के नौजवानों को उनकी काबिलियत के मुताबिक पसंदीदा रोजगार दस्तयाब करवाने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया पुरजोर तरीके से अमल पैरा है। इसके लिए मिशन यूथ प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ शहरों के साथ दूर दराज इलाकों में जॉब मेले मुनक्किद किए जाते रहे हैं। ऐसे ही जॉब मेले का जिला रामबन में भी एहतमाम किया गया, जिसमें सही उम्मीदवारों की प्लेसमेंट के लिए अलग अलग सेक्टर्स की कंपनियों ने शिरकत की और आसपास के इलाकों से बड़ी तादाद में काबिल नौजवानों ने शमूलियत दिखाई। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के नौजवानों को तरक्की की राह पर गामजन करने और उनकी काबिलियत को बढ़ावा देने के लिए इंतजामिया की जानिब से मिशन यूथ के तहत मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। लोगों को उनकी काबिलियत के मुताबिक मुलाजमत मिल सके, इसके लिए जगह जगह जॉब मेले मुनक़िद किए जाते रहे हैं। इस सिलसिले में जिला रामबन के डीसी ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर की जानिब से जॉब फेयर का एहतमाम किया गया। डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर की तरफ से एक जॉब फेयर का इनेकाद किया गया।
جس میں پورے ڈسٹرکٹ سے جو ان امپلائڈ یوتھ ہے، جو مشن یوتھ کے انڈر گورنمنٹ نے ایک سٹیپ اٹھایا تھا کہ ان امپلائڈ یوتھ کو ایبزارب کرنا ہے الگ الگ جابس میں، تو اسی کے چلتے آج یہاں پہ ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا جس میں پورے ڈسٹرکٹ سے ان امپلائڈ یوتھ کو بلایا گیا، جس میں پورے ڈسٹرکٹ کے اندر سارے سب ڈویژن سے یہاں پہ بچے پہنچے ہیں۔ یوتھ مشن کا پورا فوکس 15 سے 25 سال کے زمرے میں آنے والے نوجوانوں کی قابلیت و صلاحیت نکھارنے اور بہتر روزگار حاصل کرنے کی خواہشات کو پورا کرنے پر مرکوز کیا گیا ہے۔ اس کی مثال اس جاب فیئر میں واضح طور پر دیکھنے کو ملی۔ یہاں پر مقامی نوجوانوں کو پسندیدہ ملازمت مل سکے، اس کے لیے جموں کشمیر کی 11 مختلف کمپنیاں آگے آئی تھیں۔ اس کے علاوہ یہاں مختلف سرکاری محکموں کی جانب سے اسٹالز بھی لگائے گئے تھے، جہاں پر نوجوان اہم معلومات سے واقفیت حاصل کرتے نظر آئے۔ میں بی اے گریجویٹ ہوں۔ میں یہاں پہ ڈسٹرکٹ آفس رامبن میں آئی ہوئی تھی۔ یہاں پہ جاب فیئر لگا ہوا تھا اور کافی اپرچونیٹیز ہے یوتھ کے لیے، بہت اچھا ہے۔ میری بھی یہاں پہ سلیکشن ہوئی ہے ایز اے ایجنٹ ان SBI لائف، اور باقی بھی اور بھی کافی سارے لوگوں کے یہاں پہ سلیکشنز ہوئی ہیں ان ڈفرینٹ کمپنیز۔ اٹس ویری گڈ فار یوتھ۔ جموں کشمیر میں کچھ وقت قبل تک نوجوانوں کے لیے صرف سرکاری محکموں میں ملازمت کے مواقع موجود تھے، لیکن ان دنوں یہاں کے نوجوان سرکاری ملازمت کے ساتھ نجی کمپنیوں میں اچھی تنخواہ اور پرکشش انسینٹیوز والی جابز حاصل کر رہے ہیں۔ ایسے میں نیو جنریشن کے لیے منعقد کیے جانے والے اس طرح کے جاب میلوں کی بڑی اہمیت ہے۔ یہاں پہ الگ الگ سیکٹر کے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں، BCom BTech یا انیہ IT ڈپلوما یا پولیٹیکنک ڈپلوما کے بہت سارے ایسے گریجویٹس ہیں یا پھر انٹرمیڈیٹس ہیں، تو ان کا یہاں پہ جاب سلیکشن ہونا تھا آج، مطلب یہاں پہ سلیکشن ہونی تھی کسی بھی پرائیویٹ سیکٹر کمپنیز میں۔ تو بہت ساری کمپنیز ابھی آئی ہیں جو کہ ٹیکنیکل بھی ہیں، نان ٹیکنیکل بھی ہیں، کچھ ایگزیکٹوز بھی ہیں، تو ان میں آج دیکھتے ہیں کتنے بچے سلیکٹ ہو پاتے، کتنے لوگوں کی امیدیں بھرپور فل اپ ہو سکتی ہیں۔ تو یہ ایک اچھا انیشیٹو تھا گورنمنٹ کی طرف سے، جو کہ گورنمنٹ نے ایسا اسٹیپ اٹھایا۔ بات چاہے تعلیم کی ہو یا پھر کھیلوں کی یا پھر اپنے کیریئر کو بہتر بنانے کی، جموں کشمیر کے ہنرمند نوجوان ہر شعبے، ہر امتحان میں آگے بڑھنے کے لیے کوشاں نظر آ رہے ہیں۔ انہیں زندگی میں آگے بڑھانے اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے جاب سیکرز اور امپلائرز کو ایک ہی جگہ پر ملانے کے لیے ایسے مثبت اقدامات قابل تعریف ہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت پھر ہوگی ملاقات۔ تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ۔